जी आज इवैल्यूएशन थी आपकी, सॉर्ट ऑफ उर्दू डिक्शनरी आपने बनानी थी और वर्ड टू इंडेक्स और इंडेक्स टू वर्ड मैपिंग के डिक्शनरीज आपने बनानी थी। सो कुछ लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई है कि वो उनके लैपटॉप्स में या कोई डेटा स्क्रैपिंग में अभी कुछ इश्यूज हैं, सो दे जस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द इवैल्यूएशन टिल ट्यूसडे। So I extended the evaluation till Tuesday. So now I'll be evaluating you on Tuesday. हाँ जी, क्लास के बाद आप जरूर कर लें। So hopefully most of you have done a lot, but just to give you more time on the same issue, just you get familiar with Urdu and Python and all that stuff. Let's delay this evaluation till Tuesday. Okay. Okay. Any questions? Any questions? सर जी एक कमेंट है मेरा जी। तो मैंने इसकी वोकैबुलरी बना ली है और वर्ड इंडेक्स टू वर्ड एंड वर्ड टू इंडेक्स भी बना ली डिक्शनरी। ठीक है। तो जब मैं टोकनाइज कर रहा था तो जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि उर्दू में इट सीम्स कि अगर स्पेस की बेस पे हम टोकनाइजेशन करेंगे जी तो हमारे अच्छे टोकन बन जाएगी। एंड आई फाउंड इट ट्रू कि मैंने सिर्फ स्पेस की बेस पे ही रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हुए टोकनाइजेशन की है और वो काफी अच्छे टोकन बन गए। मतलब हर टोकन एक वर्ड ही है और वो मीनिंगफुल वर्ड ही बन रहा है। ठीक है। ये हसनैन हैदर साहब का एक कमेंट है उर्दू टोकनाइजेशन के ऊपर, मैं आप सबसे शेयर भी कर देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उर्दू में मैंने जस्ट स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन की है एंड जो टोकन्स मेरे पास बने हैं दे आर रीजनेबल और बहुत बेहतर बने हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग इज मे बी नॉट गोइंग इनटू वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स मे बी हेल्पफुल। Okay, so but now you know the data driven algorithms also. Just if you want in future to go to any language that do not have this luxury of tokenization, you also have a data driven tokenization using byte pair encoding. 100% accuracy नहीं, वो टोकनाइजेशन प्रोसेस की एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करेंगे? आई डोंट नो, इसको बाद में देख लेते हैं बिकॉज दैट्स अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट कि 100% एक्यूरेसी देता है टोकनाइजर्स। इस पे कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं बाद में। जी हसनैन, गुड टू गो। अगर आप स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन आपके केस में बड़ी अच्छी चल रही है तो बेहतरीन, जबरदस्त। सर उतनी देर के लिए तो अगला टास्क डिफाइन कर दे ताकि कुछ आगे काम हो सके। जी मैं अगला टास्क अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी दी
फर्स्ट वर्ड एम्बेडिंग एल्गोरिथम टुडे, जिसमें हम वर्ड एम्बेडिंग्स बनाएंगे और ना सिर्फ वर्ड एम्बेडिंग्स बनाएंगे, इंशाल्लाह उसकी हम तफसील भी देखेंगे कि वो कैसे होती है। ठीक है, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि चूंकि आप लोग वोकैबुलरीज वगैरह बना चुके हुए हैं, बजाय थ्योरेटिकल डिटेल्स में जाने के, लेट मी फर्स्ट गिव यू अ वे टू कम अप विद वर्ड एम्बेडिंग्स, ओके, यूजिंग अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, जिसको आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। उस एल्गोरिथम की डिटेल देखते रहेंगे, लेकिन यू शुड हैव अ कोड फाइल जिससे आप वर्ड एम्बेडिंग्स बना सकें एंड यू कैन डू फर्दर प्रोसेस। यस, लेट मी फर्स्ट गिव यू दैट थिंग। बिफोर दैट, just I want to cover one concept. You already know about term document matrix, जो TF-IDF में हम यूज करते हैं, term document matrix, और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए IDF की जो टर्म हम यूज करते थे। यस, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टर्म कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स, जिसमें पैरामीटर होता है कि विंडो का साइज कितना रखना है, कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज कितना रखना है वर्ड एम्बेडिंग्स के लिए। और ये जो काउंट्स हैं, इनको नॉर्मलाइज करने के लिए the concept that is used is known as point-wise mutual information. ये जो P है first वाला, this is for positive. For the sake of some stability issues, we only take the point-wise mutual information that is positive. If it is negative, we just truncate negative value to 0. But what is this point-wise mutual information? Let me just define that. If you have word 1 and word 2, then the two words, what is the joint probability of two words divided by the marginal probability of word 1 and word 2? Let me explain what this particularly, this formula says. ये जो joint probability है, ये बता रहा है what is the probability कि word 1 and word 2 ये दोनों के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड दिस इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के वर्ड 1 आएगा रिगार्डलेस ऑफ वर्ड 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 2 कि वर्ड 2 आएगा रिगार्डलेस ऑफ वर्ड 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 2 गिवन वर्ड 1, so this is probability of word 1 comma word 2, yes, and then divide by probability of word 1 and probability of word 2. So probability of word 2 given word 1 and probability of word 2, agar word 1 and word 2 they are completely independent. If word 2, appearance of word 2 does not depend upon appearance of word 1, then this probability, this thing simply becomes probability of word 2. Yes, अगर word 1 पे dependent नहीं है word 2, आपको याद होगा independence से probability of A given B is equal to probability of A, that means A does not depend upon B. Okay, in similar way, if W2 does not depend upon W1, they do not have any dependence inside, then this numerator becomes probability of W2 and the result becomes 1. Obviously you can take log of, I mean, let's skip the log for now, there is no log. So if this particular value is 1, that means the two words are independent. If they have dependence, which means possibly the probability of W2 increases given information about W1. If that's the case, then this whole thing will become larger than 1. Yes, and that means there is an association of W1 and W2. हो सकता है W1 की अपनी probability बहुत ज़्यादा हो, W2 की अपनी probability बहुत ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन W1 अगर हमने देख लिया हुआ है, let's say previous word was W1, and given this information, if W2 is much more probable, then that might be a factor to normalize their co-occurrence count. Make sense? If the two words are dependent, if one depends upon the other, then their co-occurrence should have a larger weight. If it is possible that the two words they have a very large co-occurrence count, for example,
but they are independent. But they are independent from your corpus. Then their value should be lower. नेगेटिव में जा सकती है, दैट्स वाई दिस लॉग इज देयर. ये तो नेगेटिव में नहीं जाएगा. ये लॉग जो लेते हैं तो इसको पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं. इसका कुछ ताल्लुक उससे भी है ना, इंफॉर्मेशन थ्योरी से भी, नंबर ऑफ बिट्स और कुछ इस तरह की चीजें. दैट्स वाई लॉग इज देयर. लॉग नहीं लेंगे तो फिर तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, बट लॉग कैन ब्रिंग इट टू नेगेटिव. और अगर नेगेटिव में जाएगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज PPMI of word 1 and word 2 is actually max of PMI of word 1 and word 2, comma 0. Make sense? That is one factor to normalize word co-occurrence matrix. Yes? Okay. Now, before moving on, let me give you a way to compute embeddings using normalized word co-occurrence matrix. Let's say हम word embeddings निकालना चाहते हैं. जो हमने स्टार्ट में देखी थी वो तो sophisticated word embeddings थी, word to vec. Let's compute our own word embeddings. Yes? So let me do that. And that, by the way, is your next task, जो आज हम करने जा रहे हैं. सही है? Okay. Okay, so let me go through with you this code file, and this will help you understand how can you, for the very beginning, for the very start, how can you come up with your word embeddings or the vectors. After having vectors for Urdu, for example, you can play with these vectors and can find out a lot of relationships. This is one very naive algorithm, although ये नाइव एल्गोरिथम के बारे में भी बाद में रिपोर्ट हुआ है कि एक्चुअली इट कम्पीट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स विद बेटर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, बट लेट मी जस्ट गिव यू दैट. ये जो बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहा होगा एम्बेडिंग्स बनाने के लिए, दैट इज सिंपली लीनियर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. यू कैन कॉल इट PCA, and it is achieved through singular value decomposition. That is the topic of today. I will go into the details of that. But before going into the details, just think about a dimensionality reduction method that just reduces the dimension of your in a particular way, and the reduced dimensions are actually the embeddings. Let us go through this. Yeah.
Okay, so for that I only need here. For that, I only need here NumPy and regular expression for now. Okay, just import those. This text state is a corpus. This is a text file with a lot of text in it. This is a relatively smaller corpus. I have downloaded this corpus from a website जिसमें English corpuses पड़े होते हैं और benchmarks पड़े होते हैं जहाँ पे NLP tasks वगैरह perform होते हैं. So this was a shorter corpus. I just downloaded that, and इसको मैंने अभी upload भी कर दिया हुआ है. आपको मैं email पे भी ये दे दूँगा. So I'm just reading that and converting everything to lower. Okay. So if I just, for example, print, this is English language. Yes. So let's say first 10 characters. So that is this. If I just display these many, so this, and so on. Make sense? So this is what it is. Okay, and it has a lot of characters. I mean, a lot many. So although it's a smaller corpus, but it's huge. Okay, now I'm going to split my corpus again using this kind of regular expression. You can just, I mean, that's debatable. Okay, the tokenizer is debatable. I'm using the simple tokenizer here, and that's my corpus. Now, in my corpus, there are these many tokens now. Okay, these many tokens. Now I'm going to build the vocabulary, okay, from this corpus. I have taken the cutoff value being 100. That's a very large value. मैं ये कह रहा हूँ कि जो 100 से ज़्यादा दफ़ा अपीयर होगा या 100 या 100 से ज़्यादा दफ़ा अपीयर होगा वही मेरा एक प्रॉपर वर्ड है, अदरवाइज वो रेयर वर्ड है. That may not be a good value, but I have particularly taken this value क्योंकि अगर मैं इस value को कम करता हूँ तो remember the co-occurrence matrix is vocabulary size by vocabulary size. वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो सेव नहीं होता यहाँ पे. उसको सेव करने के भी बहरहाल तरीके हैं. जी सर जो आपने ऊपर यूज किया है टोकनाइजर जी W जी कैपिटल W, इट मींस आपने इसके अंदर जितने वर्ड्स हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हैं जी, उन सबको टोकन कह लिया. अल्फाबेट्स को नहीं. मैं इस W प्लस से शायद मैं भूल गया हूँ ये क्या था. ये जो \w है, this is actually this class. Let me write this class here. It is actually this class, A to Z, and then we have, I guess, 0 to 9, and then underscore. This is the class, and the complement of that is basically this capital W. Okay, sorry, capital Z, yes. तो ये \w ये क्लास है जी, और जब मैंने प्लस लगा दिया तो it will greedily add more and more characters, as many as it can. So it will bring the words. Okay, so प्लस जो है वो वर्ड्स बना रहा है उससे कैरेक्टर्स. Yes, it's C. Okay. और इसका मैंने आपको बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन के लेक्चर में कि ये ग्रीडी सर्च होती है. और ये जितना ज्यादा ये बनाता जाएगा जहां तक ये बना सकता है. ओके, so far so good. चलें आगे. जी सर. Okay, so then this is my corpus list. I have taken the cutoff value really high. You can play with it. The reason I have taken this cutoff value is जब मैंने इसको पहली दफ़ा चलाया था तो कटऑफ वैल्यू जब मैंने थोड़ी रखी थी तो कुछ लाख वोकैबुलरी के लफ्ज़ बन गए थे और कुछ लाख बाय कुछ लाख का मैट्रिक्स डिक्लेयर ही नहीं हो रहा था. उसका वर्क अराउंड मैंने कर लिया था स्पार्स मैट्रिक्स के थ्रू, बट मैं आपको बता भी दूंगा
but it was really time consuming to work on sparse matrix. Okay, but right now I'm just making a feasible matrix, and then I will give you the efficiency tricks to scale up that matrix to larger vocabulary. Okay, so I guess every one of you now know what this is doing. Yes, it is just removing the rare words from the corpus and will return the pre-processed corpus list to me. Yes? So now the processed corpus, okay. Also, इसमें अगर frequency का आप देखें variable, ये dictionary है. Frequency में जो key है वो word है और जो उसकी value है वो उसकी occurrence है, वो कितनी दफ़ा है. तो अगर मैं all words को देखूं तो वो ये हैं, all counts को देखूं तो वो ये है. लेकिन ये तो सारे वर्ड्स और सारे काउंट्स हैं. इसमें रेयर वर्ड्स अभी रिमूव नहीं हुए हुए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे पॉपुलेट हो रही थी ना. अभी यूनिक टोकन्स भी नहीं आए. नहीं, ये टोकन्स तो ये यूनिक आ चुके हैं, ऑल वर्ड्स में यूनिक होगा, लेकिन इसमें रेयर वर्ड्स भी मौजूद हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पॉपुलेट हो रही थी. उसमें रेयर वर्ड तो आ गया था, रेयर वर्ड तो बाद में रिमूव हो गया, इस वेरिएबल में गया था ना, फ्रीक्वेंसी में मौजूद है. ठीक है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग द रेयर वर्ड्स. आई एम जस्ट पिकिंग द words with counts larger than the cutoff value. Yes? So now my vocabulary is 11,815. That's my vocabulary. That's it. I have built my vocabulary. Make sense? Okay. Next, I'm going to compute the word context matrix. This is for those who really want to incorporate larger size of vocabulary. This is a sparse matrix, LIL matrix, and you can declare that matrix in place of this np.zeros. Let me go into the code, and then wherever you want to handle larger vocabulary through sparse matrix, just मैंने lines comment की हुई हैं, उनको अगर आप uncomment कर देंगे, things will work in that way. Okay, so हम इस कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं. कंप्यूट वर्ड कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स, ये कॉर्पस की लिस्ट लेगा, यानी कॉर्पस को लिस्ट की फॉर्म में लेगा, उसमें टोकन्स होंगे एक लिस्ट की फॉर्म में. वोकैबुलरी वो खुद भी बना सकता है अगर आपने, यानी कॉर्पस उसके पास आ गया तो वोकैबुलरी इंटरनली भी बना सकता है, या आप वोकैबुलरी पीछे से पहले से बनाई हुई है तो आप उसको दे दें. ओके, एंड देन विंडो साइज कितनी रखनी है, यानी कॉन्टेक्स्ट जो है उसका साइज कितना रखना है. मैंने डिफॉल्ट 2 रखा हुआ है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं. मेक सेंस? ओके, so the very first line, if they did not give you vocabulary, then build a vocabulary. ये corpus list है, इसको set में convert करें. set क्या करेगा, duplicates को ख़त्म कर देगा. yes, उसके बाद उसकी एक list बना लें. ठीक है, उसके बाद उसको sorted कर लें. sorted करना है कर लें, नहीं करना ना करें. make sense? That's your vocabulary. नंबर ऑफ, और अगर वोकैबुलरी पीछे से आ रही है या नहीं आई, इस लाइन यहाँ पे आपके पास वोकैबुलरी मौजूद होगी. ये आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वोकैबुलरी. अब आप एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे विच इज नंबर ऑफ वर्ड्स बाय नंबर ऑफ वर्ड्स. यस, दैट इज योर को-अकरेंस मैट्रिक्स. अच्छा, अगर आपकी वोकैबुलरी साइज बहुत ज्यादा है, इट्स टू बिग टू फिट इन द मेमोरी, यू कैन डिक्लेयर द स्पार्स मैट्रिक्स एज वेल, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज जस्ट द सेम. स्पार्स मैट्रिक्स में जो कंप्यूटेशंस होती हैं, क्योंकि उसमें सर्चिंग की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट इंडिसेस नहीं होते, वो स्लो होती हैं, इसलिए अगर आपका साइज, अगर आपके वोकैबुलरी का साइज और ये सारा कुछ मेमोरी में फिट हो सकता हो, डोंट यूज स्पार्स. जस्ट यूज स्पार्स व्हेन यू हैव अ मेमोरी प्रॉब्लम. ओके, ओके जी. So I have declared this matrix. Further, I have made this word to index and index to word mapping. Make sense? Any question here? This np arrange makes this np dot arrange makes a list of or an array of numbers starting from 0, 1, 2 till numwords, and these are the indices, and the vocabulary is an array of the words. और अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो ये मेरे पास इंडेक्स टू वर्ड आ गई. क्लियर है?
That's a one-liner for making this in Python. Right now my document is my corpus list. That is my document. Current index is the index of focus, जहां पे मैं खड़ा हूं, और उसके अराउंड मैंने कॉन्टेक्स्ट देखना है. सो करंट इंडेक्स इज 0. अगेन ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है, दिस इज मोर एक्सप्रेसिव देन एफिशिएंट. ये एफिशिएंट नहीं है, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा है. तो ये इससे आप समझ लें अच्छे तरीके से. इस कोड को शायद मजीद वेक्टराइज भी किया जा सकता है, तेज किया जा सकता होगा. सो डॉक्यूमेंट लेंथ इतनी है. जब तक मेरा करंट इंडेक्स जो है वो लास्ट टोकन पे नहीं पहुंच जाता, डू द फॉलोइंग. लेफ्ट उठाएं, करंट इंडेक्स माइनस विंडो साइज. इन दोनों में से जो मैक्स है वो उठा लें. जाहिर है जब आप पहले वर्ड पे होंगे तो माइनस करेंगे तो इंडेक्स माइनस में चला जाएगा. तो पहले वर्ड के लिए या दूसरे वर्ड के लिए आपको सिर्फ फॉरवर्ड देखना पड़ेगा, बैकवर्ड आप नहीं आ सकते. ठीक है. इसी तरह राइट उठा लें, करंट इंडेक्स प्लस विंडो साइज +1, डॉक्यूमेंट लेंथ इन दोनों में से जो मिनिमम है. यस, मेक सेंस. दीज आर योर इंडिसेस फॉर विंडो. वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट से लेके करंट इंडेक्स तक, और करंट इंडेक्स से लेके करंट इंडेक्स +1 से लेके राइट तक. और ये प्लस जो है ये लिस्ट्स को कंकैटिनेट कर देगा. So now you have words in context in list form. Current word, this word, current word index, this one. Yes. Now for each word in the context words, context word index निकालें और इस मैट्रिक्स में एंट्री प्लस कर दें. That's it. Yes, it's very simple. I mean, just like, it's very simple. Okay. And then you, after this, you just increase your pointer and return these things. Okay. So that's our, that's for computing this word co-occurrence matrix. I'm going to run this on here. It will take time, but I will move on to the code. It will take time. It will take some minutes. Okay, so let's move on. जब ये हो जाएगा उसके बाद जब मैं शेप निकालूंगा तो मेरे पास वोकैबुलरी बाय वोकैबुलरी की शेप होएगी. यस, लेंथ ऑफ वोकैबुलरी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ. अभी जब ये रिटर्न होता है तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. अगर वर्ड गुड है तो ये जो इंडिसेस और इंडेक्स टू मैपिंग ये मिल रही है आपको. अगर एक वर्ड गुड है तो उसका जो वेक्टर मिलेगा, एम्बेडिंग आपको मिलेगी, वो ये मिलेगी. फिलहाल जो एम्बेडिंग आपको मिल रही है वो आपको बहुत स्पार्स मिलेगी, क्योंकि हर पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो को-ऑकर थोड़ी करेगा. कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो को-ऑकर करेंगे, वो एंट्रीज ऑन होंगी, बाकी काफी सारी एंट्री जीरोस होंगी. एंड दैट गिव्स अस कि मे बी वी कैन रिड्यूस द डिमेंशन ऑफ दिस वेक्टर्स to down to, rather than 11,000, maybe just 100 dimensions are more than sufficient. Okay, so let's move on and see if, oh, it returns. So now I can just show you all these things. Yeah, so we dot shape is this. ये PMI है. अगर आपने point wise mutual information उस पे लगानी है, I'm not going into the code. You can see ये यानी वो सारा कुछ कर देगा. अगर आपने normalize करना है उसको, नहीं भी normalize करना, things will work, but बेहतर है कि आप normalize कर लें. I'm not going into the details of this code. Just see this code, and this will actually take your co-occurrence matrix और ये positive true करना है या नहीं करना है, यानी negative entries को keep करना है या उनको zero पे truncate कर देना है. This will take that and will return the normalized matrix. So let me run that. So after this, I'll be having this M normalized. Okay, it should not take that much time. Should do it quickly. Okay, so now we have this again. Now I'm going to do a dimensionality reduction on this. Okay,
So from scikit-learn decomposition, I can linear dimensionality reduction. There are several ways. One way is to apply PCA. If you have very large data, large big matrix, you can apply incremental PCA that works on a sparse matrix. And there is another variant of PCA called truncated SVD. The only difference between PCA and जो कि मैं अभी बताऊंगा जब आपको तो फिर पता चलेगा, just to in PCA we first subtract the mean value from the data and then compute the basis. In truncated SVD we do not subtract the mean value from the data, we directly compute the basis. ये जो चीजें हैं ये मैं भी explain करूंगा theoretical part में. लेकिन just to tell you, truncated SVD works well on sparse matrices because अगर mean subtraction ना करनी हो तो sparse matrices के ऊपर truncated SVD works much more efficiently than PCA, the naive implementation of PCA. So in several cases, rather than applying PCA, people use truncated SVD. Make sense? Okay. So after that, we just pick a transform and the new number of components, which means the new dimensions, we are setting the new dimensions being 100. Remember the original dimension of this is 11,815. I'm setting this to 100 dimensions. And this, and now I'm going to reduce it. So this is reducing. It may take a couple of minutes, that's fine. After reducing, the shape will be these many words, and each word is represented by 100 numbers. And you can see these 100 numbers are dense. There are no longer zeros and something like that. Let me show you that. For example, if you just see the vector for good, these are the 100 numbers inside, and you can see there is no zero at all. I mean, having zero is not a problem, but this vector is really a dense vector. Okay. One question that you might ask, why should I have taken 100? Well, there are data-driven ways to choose this value. I will explain that. Right now, I have just chosen 100 out of nowhere, but there are data-driven approaches जो कि मैं explain करूँगा to choose this particular number wisely, particularly in PCA. कितनी information आप lose करना चाहते हैं, कितनी information आप keep करना चाहते हैं, उसके लिहाज से ये number define किया जा सकता है. सही है जी? Okay. So आपको समझ आ रही है? समझ आ रही? Yes. Okay. आ रही होगी. सही है. Okay, that's a function to, by the way, once we have this, that's a function to normalize all the vectors. यानी ये मेरे पास जो 100 dimensional vector है, I can make each vector a unit vector. That is required for cosine similarity. The similarity between two vectors, the most popular metric is cosine similarity, which is a dot product of two unit vectors. So we can convert the whole matrix so that each of its vector becomes a unit vector. By just dividing, it's not a big deal. And this normalize, this is cosine similarity. Now, I'm going to get more similar words. No, this is the interesting part. I will give a word and I will ask, tell me 10 most similar word to it. And let's see what it does. डिक्शनरी में होंगे, लेकिन गुड की सिमिलैरिटी किसके साथ है ये वो ढूंढ के लाएगा somehow. Yes. हालांकि अगर वन हॉट इनकोडिंग होती तो गुड किसी से भी सिमिलर नहीं था. Yes. So let's see. इसमें मैंने किया क्या है कि मेरे पास एम्बेडिंग है, मेरे पास वर्ड है, वर्ड टू इंडेक्स है और मैंने कितने सिमिलर निकालने हैं ये. उसके बाद मैं स्कोर्स निकालूंगा थ्रू कोसाइन सिमिलैरिटी और उनको सॉर्ट करके तो भेज दूंगा. मेक सेंस? सो ये एक वर्ड है एक्सेप्शनल. इसके मैं निकालने लगा हूं. एक्सेप्शनल सबसे ज्यादा सिमिलर है एक्सेप्शनल के साथ.
विच मेक सेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल, सटल के साथ पता नहीं क्यों है बट है, स्ट्राइकिंग, अनयूजुअल, क्यूरियस, तो यह पता नहीं की लिखा है। यस, वो सिमिलैरिटीज हमने निकाली थी प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग से, जो कि बहुत बड़े कॉर्पस पे ट्रेन हुई थी, एंड वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन एनएलपी, क्रिस्टोफर मैनिंग, उसने वो की थी। नाउ वी हैव डिराइव्ड दीज, और वो मेथड भी रिलेटिवली बहुत न्यू है। राइट नाउ वी जस्ट पिक अ कोअक्रेंस मैट्रिक्स, नॉर्मलाइज इट, perform a dimensionality reduction, and we get very good results. Maybe these are very good results or not, I don't want to comment on that, but we have some results. Make sense? Okay. Yes. जी. Yes. Yes. So थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इससे एक्सेप्शनल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब को करना प्रॉपर्ली नहीं, ये कोअकरेंस इस तरह से नहीं है। ये जब अब वेक्टर्स को आपने, काफी सारे वेक्टर्स थे ओरिजिनली, जब आपने डायमेंशनैलिटी उनकी रिड्यूस की है ना, तो ये जो वेक्टर्स थे ना, ये इनके मुख्तलिफ क्लस्टर्स बने हैं। यानी यानी ये डायरेक्टली ये कोअकरेंसेस नहीं है। जब ये डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हुई है, तो द वेक्टर्स दे वर मोर लाइकली हैविंग सम सिमिलैरिटी इन दैट स्पेस, बिगर स्पेस, वो वहां पे क्लस्टर हुए। वो क्लस्टरिंग जो है, ये इनकी आपस में कोअकरेंसेस की बेस पे मुमकिन ना हो। ये वाला वर्ड इसके साथ भी कोअकर किया था, ये वाला वर्ड इसके साथ भी कोअकर किया था, उसके लिहाज से वो क्लस्टरिंग हुई होगी। So a word may be in the context of two different words, making the different words similar because their context is similar. I don't know. कैट कई दफ़ा डॉग के सिमिलर आ जाती है, और वो कहते हैं कि चूंकि ये एनिमल्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट फीचर दे आर सिमिलर। ये बड़ी अजीब अजीब किस्म की सिमिलैरिटीज निकल आती हैं इसमें से, एंड दैट्स द पावर ऑफ एम्बेडिंग। यहाँ पे तो है कि जो एक वर्ड जो है, अगर दो मुख्तलिफ वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, यानी यस, और ये डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस है। काफ़ी सारी जो एम्बेडिंग्स हैं वो बनती भी इस तरह से हैं। सिमिलर वर्ड्स हैव सिमिलर कॉन्टेक्स्ट्स, दैट्स हाउ दे डिफाइन सिमिलैरिटी। जी, इमेजेस की बेस पे ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, नॉट एट ऑल। क्या दिखाऊं? 3 डायमेंशनल स्पेस पे दिखाने पड़ेंगे, शायद मैंने दूसरे लेक्चर में दिखाए थे आपको, इफ यू रिमेंबर, सिमिलर काइंड ऑफ दिस। ओके जी, तो अब इस एम्बेडिंग में जो चीज़, यानी इस पूरी एम्बेडिंग कंप्यूटेशन में जो चीज़ हिडन रह गई है, वो ये है कि व्हाट इज दिस डूइंग, बिकॉज कंप्यूटिंग अ कोअकरेंस मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल। जस्ट यू गो ऑन योर कॉर्पस, just linearly scan your corpus and you get your coherence matrix. Yes, then what magical thing this particular command svd has done, by the way, आपको ये भी वैसे ट्राई करना चाहिए कि without applying this svd compute this kind of relationship. incremental pc यूज करना तो कर लें बेटे, वो कर लें। अगर डेटा बहुत ज्यादा हो और आपने उनके बैचेस बना के पीसीए करना हो, ऑनलाइन पीसीए, ठीक है, और उसके लिए ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्पार्स होना चाहिए, यानी आपका प्रीवियस मैट्रिक्स जो है LIL फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और पीसीए की जगह पे मैंने ट्रंकेटेड एसवीडी इसलिए यूज किया कि साइकिट-लेर्न की जो ट्रंकेटेड एसवीडी की इंप्लीमेंटेशन है वो पीसीए से बहुत तेज है, अदरवाइज यू कुड अप्लाई पीसीए एज वेल। ये तीनों मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि यू कैन प्ले विद देम कोड फाइल के अंदर।
यानी जब मैं आपके साथ कोड फाइल शेयर करूं, यू डू नॉट आई मीन हैव टू सर्च के डिकम्पोजिशन में और क्या क्या चीजें। यस, एग्जैक्टली पीसीए में भी एन कंपोनेंट्स हैं, एग्जैक्टली इंक्रीमेंटल पीसीए में एग्जैक्टली यही आएगा, सिर्फ ये पहला नाम चेंज होगा। यस, so far so good. So that's your next task. Apply this code on your data and see these visualizations, what happens. सही है? We will be going to learn a more advanced embeddings later on, but at least start with this one. सही है जी? जी हसनैन, नेक्स्ट टास्क क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। बेहतरीन, जबरदस्त। Now I'm going towards theory. The next lecture will be the next part of the lecture will be more kind of mathematical. I want to explain this in depth, not because understanding this is very crucial, but also ये जो SVD वाला मेथड है, रिसेंटली लोगों ने प्रूव किया है कि जो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स हैं एम्बेडिंग कंप्यूट करने के, जिनमें वर्ड2वेक है या ग्लव है, वो कहते हैं कि ये सिंपल एसवीडी वाला मेथड अगर इसकी प्रॉपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जाए तो दिस इज कंपेरेबल विद दोज काइंड ऑफ मेथड्स. So although this simple looking method is comparable with very advanced embedding methods. So let's understand, or as a byproduct, you will be also understanding some very fundamental parts of linear algebra as well. Okay? चलें जी? So by the way, ये जो अभी हमने किया, that is called latent semantic analysis. This is PCA on co-occurrence का. और by the way, अगर आपके पास TF-IDF मैट्रिक्स हो तो उसकी जो डॉक्यूमेंट डायमेंशन है ना, यानी एक डॉक्यूमेंट एक वेक्टर की तौर पे रिप्रेजेंट करें, एक डॉक्यूमेंट एक वेक्टर, उस पे भी LSA लगा दें या यही PCA लगा दें, तो that is something that is available in Gensim as well. और Gensim में उसको कहते हैं टॉपिक मॉडलिंग, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था. क्लियर? Latent semantic analysis. Okay, great. So that is latent semantic analysis or latent semantic indexing. Let me go to the details of what this is. Okay, so that's a point in space. It may have two coordinates, let's say A and B. Okay. A is the distance along the first axis. Let me call the axis as basis because that's more general term, basis. You can call it axis if you want. This is this component, this length is A, and this length is B. And doing through head to tail rule, we get this from origin or 0, 0. We go to this point and then from there to this point, and through head to tail rule, we get this vector. That is called the position vector for this, or the point in the space. Okay. Equivalently, if we have a point, yes, we can find out its first coordinate by taking dot product of this point with the unit vector of the first basis. And that gives you A times 1 plus B times 0, which is A. This is also called orthogonal projection. Okay. Similarly, if I have AB, I can find out its coordinate in the direction of this axis by simply projecting this, by simply taking dot product with this. Yes? Not only that, I can go further
सॉरी, जूम, ये पावर पॉइंट में जूम तो नहीं हो सकता, मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर लेता हूँ, मजीद बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक, उससे शायद ये ग्राफ आपको नजर आ रही है, ग्राफ रीड्रॉ कर दूँ, रीड्रॉ कर दूँ। सही है, बेटर ना हो या सही है? Okay, we can also have, for example, an axis like this, which is not an x-axis, not a y-axis, maybe a completely different line. Every line can serve as an axis, can serve as a basis for measurements. And I can find out the component of this particular vector along this direction, which is simply the orthogonal projection of this point onto the direction vector of this line, and this length actually gives the component in this direction. So if I have AB and I have a unit vector of this line, this vector, unit vector, let's say U1 and U2, then whatever the result is, A times U1 plus B times U2 is actually the component of this particular vector onto this line, in direction of this line. Make sense? Yes? Okay. So, things to remember. If you want to have a coordinate of a particular point along some direction, you must have to have the direction vector of that basis, and then just take dot product, and that will make the orthogonal projection on that, and the length of that actually is a coordinate in that direction. Why I'm talking about this? Think about the data as follows. Let's say you have data, a lot of points. Let's say you have this data. Each point has two coordinates. One coordinate is x coordinate, another coordinate is y coordinate. Okay. और ये फिर मैंने बहुत छोटा ड्रॉ कर दिया. Is that नजर आ रहा है बेटे कि ये दूर से सही है? Excuse me, sir. जी. Can I please see the last slide once? Yes. Okay. हम ये जो सर थर्ड फॉर्मूला लिखा है आपने जी, ये हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं. orthogonal projection of vector AB onto the direction vector. Direction of U1, U2. U1, U2 is a unit vector. Okay. ये उनके बेसिस वेक्टर है. Yes. It's basis for one-dimensional subspace. Okay, thank you. Okay, now these are our points, and each of this point is represented by two numbers. And for each real number, whatever the size of the real number is, maybe 8 bytes or 16 bytes, or I mean int float 32, float 64, whatever. Let's say 32 bytes.
Okay, so that is the size of the floating point number. Now think about to represent the same data using the following axis. This axis, this line has some direction vector. Let's say the direction vector is u1, u2. Okay, the direction vector. Obviously डायरेक्शन वेक्टर की लेंथ तो सिर्फ 1 तक होगी, लेकिन मैंने ये एक्सटेंड कर दिया. अब जरा सोचें कि अगर मैं हर पॉइंट की प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन वेक्टर पे ले लूं, सो पहले पॉइंट की जो प्रोजेक्शन आएगी दैट इज लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस वन, दैट इज वन नंबर. एक नंबर होगा शायद मे बी 0.7. दूसरे पॉइंट की अगर मैं प्रोजेक्शन यानी दूसरे पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस लाइन के अलोंग, सो आई विल बी हैविंग let's say 0.9 and so on. Now the total number of points are 10,000. Each point is represented by one number. Yes? That's the total size. And additionally, we need these two numbers also. To reconstruct the data. Yes? Make sense? टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर डेटा का हर पॉइंट दो कोऑर्डिनेट से दो नंबरों से रिप्रेजेंट होगा. मुमकिन है टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर कोई वन डायमेंशनल स्पेस हो जिसके अंदर डेटा प्रॉपरली फिट हो रहा हो, जैसा कि इस केस में है. अगर डेटा वन डायमेंशनल स्पेस में प्रॉपरली फिट हो रहा है, व्हाई वी आर यूजिंग टू बेसिस, व्हाई वी आर यूजिंग टू कोऑर्डिनेट्स? Just project the data into that space, one-dimensional space, and just keep the original basis vector so that कि अगर आप canonical form में वापस जाना चाहें, तो for example अगर मैं इस point को reconstruct करना चाहूँ two coordinates form में, canonical form में, तो इस point का जो भी coordinate था, let's say 10.3 let's say, तो मैं उसको multiply कर दूंगा 10.3 into u1, u2. These are the actual coordinates, xy coordinates. Yes? Make sense? Is that understandable? Yes, no? इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें. No? Okay. So, by the way, this is data compression. Looks like data compression. और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि डेटा आपकी सब स्पेस में एग्जैक्टली फिट ना हो रहा हो, यानी देयर इज नो लाइन दैट फिट्स ऑल दीज पॉइंट्स. उस केस में for some points you may bear an error, this distance. अब जब आप डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप ये वाले पॉइंट एग्जैक्टली इस पोजीशन पे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यहां पे आएंगे. कई दफा ये एरर के तौर पे होता है कि यार आपने इंफॉर्मेशन कुछ लूज कर दी है, और कई दफा एक्चुअल डेटा में नॉइज होती है, तो कई दफा ये नॉइज भी रिमूव कर देता है. यानी डेटा एक्चुअल डेटा का एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं सब स्पेस के अंदर, तो अगर उसमें कुछ छोटी मोटी नॉइज हो दैट इज रिमूव्ड आल्सो. लेकिन इट रियली डिपेंड्स कि वो एक्चुअल नॉइज थी या कोई इंफॉर्मेशन थी. वी डू नॉट नो. यस? यस, नो? ओके. Let's take another example in which you have a three-dimensional space x, y, and z, and you have some points in this 3D such that all these points, let's say all these points, they actually lie in a plane
in 3D. So 3-dimensional space के अंदर think about plane. Plane is just a zero thickness वाली sheet. It's an infinite sheet. Although कि मैंने plane का segment draw किया, it's an infinite sheet. सोचेंगे सारे points जो हैं वो एक plane में lie कर रहे हैं, यानी ऐसे करके जैसे sheet होती है उसके कुछ points. Now each point could be represented, already is represented by 3 numbers: x coordinate, y coordinate, and z coordinate. But you could also represent them by just 2 numbers if you have bases of this plane. So let's say, for example, you have bases for this plane like this: a1, a2, a3. That's a unit vector representing this direction. Another unit vector, let's say this one, b1, b2, b3, representing this direction. And now you can project your data onto this orthogonal projection, onto this coordinate, giving one number out, which is the coordinate of this axis. And you can project this point onto this direction vector by taking just the dot product. And you have now one number out. Now, after projecting this data onto 2 bases, you have 2 numbers now. Yes? Similarly, you can do this for all the other points. And now the data is actually represented in a 2-dimensional subspace inside 3D. और ये इसलिए हो सका क्योंकि डेटा का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि वो एक सब स्पेस में लाई करता था. यस? ओके. अब ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स इस प्लेन में एग्जैक्टली ना हो, प्लेन से थोड़े से ऊपर या नीचे हो, करीब करीब हो. उनको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उनकी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, वो कभी रिकंस्ट्रक्टेबल नहीं होंगे एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर. यस? सो अगर मैंने रिकंस्ट्रक्ट करना है इस पॉइंट को दोबारा वापस, तो मैं ये पहले वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा जस्ट बाय हेड टू टेल रूल, एंड आई विल गेट माय ओरिजिनल बैक. यस? ओके. This is the basic idea of PCA, principal component analysis, which says if you have data in very high dimensional space, like in our co-occurrence matrix, we have 11,815 dimensional space. Each number is a coordinate. And in that bigger space, there is a point that represents by one word. Another word is another point, another word is another point, and so on. Maybe there is a smaller subspace, maybe with fewer axes, that represent the data without loss of significant information. But the hard part is how to find out that subspace, because अगर हमारे पास वो subspace हो जिसमें ये data lie करे, अगर वो subspace हो जिसमें ये data lie करे, subspace होने से क्या मुराद है? उस subspace के basis vectors मेरे पास पता हो. I will just go and project each point into the individual basis vectors, and I will get, for example, अगर मेरे पास 100 basis vectors हैं, तो मैं हर एक पे अलग-अलग अपने point को project करूँगा, जो 11,815 dimensional है, और मेरे पास total 100 number आ जाएंगे. वो 100 number जो हैं वो represent कर रहे होंगे first point को, that is the embedding for the first word, similarly embedding for the second word and third word. But the hard part is how to come up with that basis vectors. Because in 11,815 dimensional space, there are a lot of 100 dimensional spaces. There are infinitely many 100 dimensional subspaces. Which one we are after? मेरी बात समझ में आ रही है? If we can find out that space, then we are done. And the idea of, or by the way, उस space की क्या property होनी चाहिए, उस subspace की क्या property होनी चाहिए? आपके ख्याल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? यानी अगर मैंने ये डेटा इस लाइन पे प्रोजेक्ट किया है, तो अगर मैं इस लाइन पे प्रोजेक्ट कर देता तो अभी भी ये सारा डेटा प्रोजेक्ट होके एक एक नंबर ही आता ना मेरे पास, तो प्रोजेक्शन तो हो ही गई है. लेकिन ये लाइन मैं इस लाइन के ऊपर प्रेफर क्यों कर रहा हूँ? Why is that? What is the criteria that the subspace should have? There are infinitely many one-dimensional subspaces. All the lines that are passing through a region are subspaces. Not the curves, the lines.
What should be the criteria of the, what do you think, what should be the criteria of a subspace, the best subspace? सर डेटा की The मैक्सिमम subspace वेरिएंस which को कैप्चर करें। जिसमें तो वो वाली सबस्पेस जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर हो जाएंगी हमारे डेटा में। वेरिएंस ज्यादा कैप्चर हो जाए, yes, that's one way of looking at it, exactly. But that can you tell me why variance? फिर इससे डेटा लॉस कम होगा। जिसमें डेटा लॉस, मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर होने से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस जो है वो कम से कम होगा। आप यूं समझ लें कि आपके पास एक पॉइंट है या सारा डेटा है, उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस के अंदर और आपके पास एक सब स्पेस में डेटा आ जाता है, और जब आप रिकंस्ट्रक्ट करें डेटा बैक, यानी कंप्रेशन से जब आप डीकंप्रेशन करें, तो आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है और जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है उसके दरमियान गैप कम से कम। दैट इज द क्राइटेरिया, दैट इज द क्राइटेरिया कि इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। यस अच्छा, अब एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स और एक और सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, उनके दरमियान गैप कम से कम है, इसको डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक आसान तरीका है कि आप उनके यूक्लिडियन डिस्टेंसेस का सम ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट P1 है और जब मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया तो P1 डैश यहाँ पे आया, तो इनके दरमियान यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना है? यूक्लिडियन डिस्टेंस इज जस्ट द पॉइंट वाइज इसके जितने भी डायमेंशंस हैं उन सबके स्क्वायर्स and then you add these all up. That is a squared Euclidean distance, and you can compute the total Euclidean distance. If that is smaller, whatever subspace that gives the total Euclidean distance smaller is the best subspace. This is the criteria. Yes? Make sense? Okay. So let me write this particular thing in the following way. Let's say we have our matrix M, which is total number of data points by the total number of dimensions. That's our original matrix, where the first row is the first data point, the second row is the second data point, and so on. Yes? Somehow we project this M using a matrix, let me call it U, and this matrix, let me call this as maybe M नहीं कहना चाहिए, कुछ और कह लेते हैं। Let me call this matrix as maybe A, B, C, B, A, that's it. Where this A is N by K, and this U is K by T. इसका मतलब क्या है? ये जो U है, इसका हर कॉलम वेक्टर जो है वो एक बेसिस वेक्टर है, सही है? हर कॉलम वेक्टर एक बेसिस वेक्टर है, और ये मैंने क्या किया? Yeah. So that's the decomposition of this matrix in this particular form, where the columns of U, they are the basis vectors, and A is actually my new embedding.
and all the columns of U they are orthogonal. अगर ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, अब ये मैं कुछ डिटेल स्किप कर रहा हूँ, अगर ऑर्थोगोनल नहीं होंगे तो आप इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस जो हैं वो नहीं ले सकते. सब स्पेस की प्रोजेक्शन का एक तरीका होता है, अगर सब स्पेस के बेसिस ऑर्थोगोनल हो सारे, ऑर्थोगोनल मींस के परपेंडिकुलर, देन यू कैन टेक द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल वेक्टर्स, और उनके ऊपर आप प्रोजेक्शंस अलग-अलग ले सकते हैं कि पहले के ऊपर प्रोजेक्शन का कोऑर्डिनेट ये आया, दूसरे के ऊपर ये आया, तीसरे के ऊपर. स्पेसिस के बेसिस यानी सब स्पेस के बेसिस ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, वो नॉन ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं. उस केस में इंडिविजुअल वेक्टर्स के साथ आप डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते. सही है जी. नाउ अज्यूमिंग कि जो भी आपने बेसिस कंप्यूट किए हैं दे आर ऑर्थोगोनल समहाउ. ओके, देन you can see this decomposition, if I can come up with this particular decomposition, then this A basically is basically my embeddings, and what I really want is A minus AU. This AU is really M. Okay, M is decomposed in this form. M is decomposed in this form, where this A is my new embeddings of length K. K is much smaller than D. So the criteria is M minus AU. This is minimum. And what does this mean is, if you have a matrix, its Frobenius norm, that F is Frobenius norm, is simply the sum of squares of all entries, sum of squares of all entries of this matrix, and then finally square root. That is the Frobenius norm. And if I take the square here, this square root just gone. अब आप गौर से देखें कि अगर मैं M minus AU जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर मैं उसकी फोर्बिनियस नॉर्म कंप्यूट कर लूं तो ये एक्चुअली मुझे बता रहा होगा कि टोटल यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना है. यस, मेक सेंस? यस, नो? So the goal is to decompose this matrix M in A and U, where U has orthogonal columns, and this A is our embedding, so that जब मैं A को U से multiply करूँगा, I get my M back. The reconstructed matrix, let me call AU, the reconstructed matrix M dash, should be very close to the original M. That is my criteria to find out the subspace. क्योंकि subspaces तो infinite है. आपने फिक्स कर लिया हुआ है, K की वैल्यू फिक्स कर ली हुई है 100, K की वैल्यू 100 फिक्स कर ली हुई है. 100 dimensional subspaces भी infinite है. Which one you are after? हर सबस्पेस की आप ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल सकते हैं, हर सबस्पेस की. ग्राम श्मिट मेथड है, उससे आप ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल सकते हैं. Not a big deal. Yes, makes sense? So that's the criteria. That's the criteria which one of the students have highlighted, that minimum loss of data. Actually, I would say it minimum loss of information. बार बार रिपीट करेंगे मतलब? नहीं, पहली दफा जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो लॉस रिड्यूस हो जाएगा. जब आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो डेटा जो है वो थोड़ा, अब रिकंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स को आप, रिकंस्ट्रक्टेड डेटा को आप दोबारा प्रोजेक्ट करेंगे, लॉस जीरो होगा, एग्जैक्ट स्पेस में फिट हो जाएगा. अच्छा, इसके कुछ टेक्निकल नाम है जी. ये जो मिनिमम लॉस ऑफ डेटा या मिनिमम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको मिनिमम रिकंस्ट्रक्शन एरर भी कहते हैं, इसको मिनिमम रीप्रोजेक्शन एरर भी कहते हैं. ये टेक्निकल नाम है कुछ. ठीक है जी. रिकंस्ट्रक्शन एरर, रीप्रोजेक्शन एरर.
Okay, so goal. Decompose M into A U, where columns of U these are columns of U or rows of U. Let me, rows of U, sorry. ये जहां जहां मैंने columns का word use किया है, I'm sorry, just replace it with rows. These are rows, rows of U, they are orthogonal. The rows of U, they are orthogonal, just sorry about that. All these are orthogonal. Okay. Rows. Where the rows of U are orthonormal. ऑर्थोनॉर्मल से क्या मुराद है? वो ऑर्थोगोनल भी हों और नॉर्मलाइज उनका मैग्नीट्यूड 1 हो. दे आर जस्ट द एक्सिस, दे आर यूनिट वेक्टर्स. एंड m minus au is minimum. Make sense? Yes, no? Okay. अब मैं so ये प्रॉब्लम है. m आपको गिवन है, m आपको गिवन है. वक्ती तौर पे हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि k भी गिवन है. ऑल्दो कोई k को निकालने का तरीका है कि अगर मैंने 99% इंफॉर्मेशन कीप करनी है, 1% लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर मैंने 95% इंफॉर्मेशन रखनी है, 5% लॉस बियर कर सकता हूँ, अब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड सो ऑन. सो k की वैल्यू निकाल सकते हैं by given the information loss that you can bear. वक्ती तौर पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि k की वैल्यू पे. So given m and k, find out a decomposition A and U with this criteria, and then this A is your embedding matrix or the dimensionality reduction form. Each row of A is the corresponding vector of, यानी अगर m में पहला वर्ड जो भी था, a का जो पहला वर्ड है वो पहली रो होगी, एंड सो ऑन. क्लियर है? यस. अब मैं इसका तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि ये करते कैसे. इसका मैं तरीका बताने जा रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी डेरिवेशन करूंगा इंशाल्लाह. ठीक है? मेक सेंस? अगर आपको मैथ से बहुत ज्यादा वो नहीं हो रही तो, क्योंकि अगली क्लास फिर भी है मैथ की पे होगी और उसमें अच्छी खासी मैथ होगी. सो दो तरीके हैं. एक मैं इसका तरीका बता देता हूं कि ये इसका रिजल्ट क्या है, और आप मान लें, बिलीव कर लें कि डेरिवेशन यही निकालेगी, और मैं डेरिवेशन स्किप कर देता हूं. दूसरा ये कि वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेरिवेशन एंड सी व्हाई दिस इज द केस. सो इट्स अप टू यू. लेट मी जस्ट टेल यू the solution. The solution to this problem, the minimizer of the Frobenius norm is actually, if I decompose SM using SVD, singular value decomposition, that's a decomposition method in which we have first matrix A, D, and V transpose, let's say. Actually, a common way of writing this is transpose. हम किसी भी मैट्रिक्स की सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन कर सकते हैं. सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन में ये जो पहला मैट्रिक्स होता है ये ऑर्थोगोनल होता है, ये जो आखिरी मैट्रिक्स होता है ये भी ऑर्थोगोनल होता है, और ये जो सेंटर वाला मैट्रिक्स होता है ये डायगोनल होता है, ये जनरलाइज्ड डायगोनल होता है. सो द रिजल्ट रियली इज दैट योर एम्बेडिंग इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. That is your embedding, and these are your bases. I can prove it that this actually minimizes the reprojection error, which means
which means as follows. If I which means follows as follows. Let's say I have, if I just go, if I have a matrix, for example, M and P dot random dot rand, let's say this matrix is 100 by 500, let's say. If I have a matrix with 100 words and each word has 500 dimensions, let's say, what I can do is, the following: U, B, or A, B, V transpose, that is equal to NP dot linear algebra dot SVD, and just call SVD on that. And this will give me A of shape 100 by 100, D of shape just 100, these are 100 diagonal numbers, and V of shape 500 by 500. Okay. मैं इस पे economical भी call कर सकता था, लेकिन that's the case. If I now just multiply this A with D, that is my embedding. ठीक है जी. For example, new embedding or M dash is equal to A multiplied by NP dot diag, that is M dash. M dash a reduced matrix. Now each matrix has, now each word has 100 dimensions rather than 500. Why this is the best embedding and how can I reconstruct back to my original? Reconstruction तो बड़ी आसान है. V की आप V में से आप पहली 100 रोज उठा लें और रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है एग्जैक्टली वैसे ही. इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आइगन वैल्यूज वगैरह की नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. लेकिन द प्रॉब्लम कि व्हाई दिस पर्टिकुलर 2 or 3 commands, why they actually minimize this reprojection error, there is a proof for that. If you are interested, I can give you a proof in the next class. If you want to skip, I can skip. Proof. So proof will require understanding of singular value decomposition. So in the next class will be fully loaded mathematics class. Okay. और जो proof मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, actually I have written that proof here. That is not an ordinary proof. That appeared in this book in 2018, Gilbert Strang, Linear Algebra and Learning from Data by Gilbert Strang. And the proof actually is the proof actually appeared in one of the PhD theses of an MIT student. It's a very neat proof and very clean proof. There are other proofs of PCA, the same thing, that use variance that Hasnain Haider just told us. Variance way से proof कर सकते हैं. But this decomposition wise proof is very neat proof and it gives much more intuitive sense. So variance वाला proof आपको इंटरनेट से मिल जाएगा. मेरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े में उसमें भी वेरिएंस का प्रूफ है, वेरिएंस के थ्रू. But in the next class, I'll be using the proof that appeared in a PhD thesis of MIT and appeared in this book also. Fortunately, I understood that proof. सही है जी? चलें जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त.
एक मिनट